हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज नेक्स्ट 35 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कल भी हमने 35 क्वेश्चन किए थे डिमांड एनालिसिस के। आगे नेक्स्ट 36 क्वेश्चंस देखते हैं। इफ़ द प्राइस कंजप्शन कर्व इज़ हॉरिजेंटल देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स वुड बी। तो ये क्या कह रही हैं कि अगर हमारा प्राइस कंजप्शन कर्व हॉरिजेंटल है, ओ एक्स के पैरेलल है, तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। अगर ओ एक्स के पैरेलल होता है डिमांड कर्व, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, इन्फिनिटिव होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देन लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी रेफर टू। जो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसके अंदर हम क्या ज्यूम करके चलते हैं, किसको रेफ़र करता है वो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी पर रुपीज स्पेंट ऑन एक्स एंड वाई इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स या नन ऑफ द अबव। तो बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्या मान के चलते हैं, अगर हमारे पास दो गुड्स हैं तो दोनों की एम यू क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और जितने पर यूनिट पर उन्होंने रुपीज़ खर्च किए हैं उतनी उसके दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द superiority of the indifference curve approach lie in discarding the individuality of the commodity? No. Assuming the consumer behavior to be rational, studying the consumer behavior more thoroughly, allowing us to separate the income effect from the substitution effect. इंडिफरेंस कर्व की स्पेरिटी क्या है कि ये इनकम इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से अलग करता है, अलो करता है हमें अलग करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दैन डिमांड एंड सप्लाई आर रियल फैक्टर फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। ये ट्रू है, फॉल्स है, या फैक्टर बिहाइंड द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइस, या बोथ बी एंड सी। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक स्टेटमेंट हाफ सही है ये वाली कि डिमांड एंड सप्लाई है रियल फैक्टर, तो ये पूरी सही नहीं है, फॉल्स भी सही आएगा इसमें। फैक्टर बिहाइंड फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइस, सी इसको कंप्लीट कर रही है इसी स्टेटमेंट को, तो दोनों आएंगे आंसर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी, बोथ बी एंड सी इज़ ट्रू। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई रियल फैक्टर होते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के, लेकिन इनके पीछे काम अदर फैक्टर कर रहे होते हैं जो प्राइस डिटर्मिनेट करने में इसकी हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिफरेंस कर्व इज़ यूजली ड्रॉन कॉन्वेक्स टू रीजन ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, तो हम बना लेते हैं कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है ग्राफ के ऊपर, ये ओ वाई एक्सेस है और ये ओ एक्सेस है, कॉन्वेक्स है इसकी शेप। तो जो किसकी वजह से कॉन्वेक्स है, डिमिनिशिंग एम आर एस, डिमिनिशिंग एम यू, या डिमिनिशिंग एम टी एस, या प्रिंसिपल ऑफ इक्वल मार्जिनल यूनिटी। हमने पढ़ा है कि एम आर एस इसके स्लोप को कॉन्वेक्स बनाती है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ऑकर्स। डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, तो एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए तो इसको क्या बोलेंगे, हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। पहले हम इस प्राइस पे इतना ले रहे थे, बाद में प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले गए, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, प्राइस बढ़ गया है। तो प्राइस किस में बढ़ा है, प्राइस इंक्रीज़ एंड डिमांड डिक्रीज़। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है कि प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड कम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट देन ए राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इंड्यूस। अगर दो गुड्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट है, सपोज करो टी और शुगर। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो शुगर की डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट होएगा, चाय महंगी हो जाती है तो चाय के अंदर हम चीनी भी तो डालते हैं। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब चाय महंगी हो जाएगी तो चीनी की डिमांड क्या होगी, चीनी की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, अपवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड अदर गुड्स, नो। राइज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, डाउनवर्ड शिफ्ट द डिमांड फॉर अदर गुड्स, या नो शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अदर गुड्स। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अदर गुड्स। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ए सप्लाई कर्व विल हैव ए प्राइस इन इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 ओनली व्हेन इट। ठीक है,
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 कब होती है? तो कब होती है, इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब हमारा सप्लाई कर्व ओरिजिन पॉइंट से निकलेगा तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब ये ओरिजिन पॉइंट से निकलती है तब हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, कंजप्शन ऑफ गिवन गुड्स जनरली फॉल विद फॉल इन इट्स प्राइस। कंजप्शन ऑफ गिवन गुड्स फॉल, गिवन गुड्स का कंजप्शन पहले से कम कब होगा, विद फॉल इन इट्स प्राइस लेवल। कब कम होगा, जब इसका प्राइस गिवन गुड्स का कम हो जाता है। तो हम इसका कंजप्शन कम क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन गुड्स कौन सी होती हैं, इन्फीरियर गुड्स होती हैं। जब इनका प्राइस कम हो जाता है तो हमारे पास और थोड़ी सी इनकम बच जाएगी। ठीक है, और इनकम बच जाएगी वो हम नॉर्मल गुड्स खरीदने पे खर्च कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन गिवन गुड्स इज़ वेरी लार्ज, उसके पास इनकम क्या हो जाएगी, ज़्यादा बचेगी, इसलिए उसका कंजप्शन क्या कर देता है, वो कम कर देता है। आगे नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ओके, इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, इनकम इफेक्ट इज़ जीरो फॉर सुपीरियर गुड्स, इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव फॉर इन्फीरियर गुड्स। ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स। ये स्टेटमेंट हमने पहले भी की है कि गिवन गुड्स इन्फीरियर गुड्स हो सकती हैं बट सारी इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होती। तो ऑप्शन डी तो सही है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स के लिए, बिल्कुल सही है। और कौन सा सही है हमारा, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर इन्फीरियर गुड्स। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो। अगर दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है, नहीं। व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, नहीं। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। व्हेन टू गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। तो डी इज़ द राइट आंसर कि जब दोनों एक साथ डिमांड की जाती हैं तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ सेल टैक्स ऑन कमोडिटी रेज व्हेन द रेवेन्यू अर्न थ्रू इट्स सेल डिक्रीज शार्पली, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ दिस कमोडिटी वुड बी करेक्ट। अगर सपोज करो कि सरकार ने सेल टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन सेल टैक्स बढ़ने से जो सरकार का टोटल रेवेन्यू है वो पहले से कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्या रीज़न है, उस वो पूछ रहे हैं। ये एसेंशियल गुड हो सकती है जब प्राइस इलास्टिसिटी लो होगी, जब प्राइस इलास्टिसिटी यूनिटी होगी, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी। हाई होने से उनका रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि जिस चीज़ की प्राइस इलास्टिसिटी हाई होती है थोड़ा सा भी उसका प्राइस बढ़ने पर हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। इसी वजह से सेल टैक्स के बढ़ने से प्राइस बढ़ा, उसकी वजह से सरकार का टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस कंजप्शन कर्व फॉर ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एक्सटेंडेड टू बोथ एक्सिस। अगर प्राइस कंजप्शन कर्व एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है और दोनों साइड में हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डिमांड कर्व एक्सटेंडेड टू बोथ एक्सिस, तो रे राइजेस थ्रू आउट। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, गिवन कांस्टेंट प्राइस द कंज्यूमर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ डिफरेंट कमोडिटी व्हेन ही हैज़। तो अगर हमें प्राइस दिए हुए हैं एंड कंज्यूमर सेट बी इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स व्हेन ही हैज़ obtain minimum possible satisfaction from the commodity, no tendency to substitute one commodity for another, further tendency to substitute one commodity for other, या none of the above। ये कह रहे हैं कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, सपोज करो वो ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करना पसंद नहीं करेगा, तो वो किसी इस पॉइंट के बदले में किसी और गुड्स के लिए सब्स्टिट्यूट होना पसंद नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द फैक्ट दैट इज ईच वांट इज सैचिएबल गिव्स राइज टू। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूनिटी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या रिवील प्रेफरेंस थ्योरी।
तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताती है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कहती है कि उसके लिए हमारी सेटिस्फेक्शन क्या है, पहले से कम हो जाती है। आगे नेक्स्ट है, इफ कर्व ICC1 रिप्रेजेंट द इनकम कंजप्शन कर्व देन वी कंक्लूड। अब यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, OY OX, और ये है हमारा ICC1, ठीक है। यहाँ पे Y गुड्स है और यहाँ पे X गुड्स है। पहले हम इसका कंजप्शन कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे ये Y की ओर मुड़ गया। अगर ये Y की ओर मुड़ गया तो हम Y का कंजप्शन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो X गुड्स है वो क्या है, इन्फीरियर गुड्स है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। X क्या होगी, इन्फीरियर गुड्स होगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जैसे इनकम बढ़ेगी हमने इसका कंजप्शन क्या कर दिया, पहले से कम कर दिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ कर्व IC2 रिप्रेजेंट इनकम कंजप्शन देन वी कंक्लूड। अब IC2 का डायग्राम बना लेते हैं। IC2 का डायग्राम ये है, ठीक है, Y एंड X। अब सपोज करो कि Y इन्फीरियर गुड्स है, X नॉर्मल गुड्स है। अब इस जैसे जैसे इनकम बढ़ी इसका कंजप्शन पहले से कम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि Y क्या है, हमारी इन्फीरियर गुड्स है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट लो प्राइस डिमांड इज़ लाइकली टू बी। अगर प्राइस बहुत कम है तो डिमांड क्या होगी, चेंज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। डिमांड कर्व क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी अगर प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी अज्यूम। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसके ऊपर बेस है, वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के ऊपर बेस है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ए मूवमेंट टू अनदर इंडिफरेंस कर्व, ए मूवमेंट टुवर्ड एक्स एक्सिस, मूवमेंट टुवर्ड वाई एक्सिस, या मूवमेंट अलोंग द गिवन इंडिफरेंस कर्व। इसमें क्या होता है कि हम ए इंडिफरेंस कर्व से, मान लो ए से पॉइंट बी पे गए हैं, तो ए की इंडिफरेंस कर्व में जो चेंजेस आए हैं उसको मेजर करता है। तो ये क्या होता है हमारा ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आगे फर्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, सपोज द प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन देन न्यू पोजीशन ऑफ प्राइस लाइन वुड बी। अगर प्राइस पहले से कम हो गया है, सपोज करो पहला प्राइस है हमारा P1 और प्राइस क्या हो गया है हमारा, न्यू पोजीशन ले लिया प्राइस लाइन ने, तो प्राइस गिर गया। अगर प्राइस गिरेंगे तो हम उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा करते हैं, तो ये बाहर की ओर जाएगा, तो आ जाएगा हमारा P1L2। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है, सपोज द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज। जो एक्स गुड्स है ये एक्स है, इसका प्राइस क्या है, पहले से बढ़ गया है, तो नई प्राइस लाइन क्या हो जाएगी, पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्स की हम पहले से कम क्वांटिटी परचेज करना पसंद करेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, P1L3। तो ऑप्शन P1L3, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज देन न्यू प्राइस लाइन विल बी। तो इसमें क्या आएगा कि अगर वाई का प्राइस क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे गुड्स वाई है, पहले इसका नॉर्मल प्राइस था P1L, अब इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो पहले से कम परचेज करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारा P3L1। P3L ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है, विद एक्स ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वाई ऑन द वर्टिकल एक्सिस यू शेप इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो वर्टिकल यू शेप इंडिफरेंस कर्व होगा वो किसको इंडिकेट करता है, विद एक्स ऑन हॉरिजेंटल, एक्स तो हॉरिजेंटल एक्सिस पर है और वाई वाई पर है, तो किसको इंडिकेट करता है, यू शेप इंडिफरेंस कर्व। तो ये इंडिकेट करता है कि एक्स गुड्स होगी, देन उसके बाद क्या है, हम वाई गुड्स को जाएंगे, तो ऐसे बनेगा यू शेप, ठीक है। ये एक्स गुड्स है हमारी, पहले एक्स को कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हम किसकी ओर चले जाते हैं, वाई की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन, ऑल पॉइंट ऑन द बजट लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है। जो बजट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो किसको शो करते हैं, सेम एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टर्स की इक्वेशन डील विद द डीकम्पोजिशन ऑफ
goods in superior and inferior goods in luxury and necessity, goods into high price and low price, price effect इनको income and substitution effect। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसने प्राइस इफेक्ट को दो इफेक्ट में डिवाइड किया था, एक तो इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बजट लाइन इज टेजन टू इंडिफरेंस कर्व एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही है कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे टेजेंट करती है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। पॉइंट ऑफ बिकॉज ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई द कंडीशन द मार्जिनल रेट ऑफ सेशन बिटवीन टू गुड्स इज इक्वल टू एट द टू देयर प्राइस। तो इस पर क्या होती है, उसकी MRS क्या होती है, इक्वल टू PX अपॉन में PY होती है। तो बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बोथ A and R are true, R is the correct explanation of A। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज एज मार्जिनल। डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो बिल्कुल सही है 63 का। और रीज़न क्या है कि MU ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीज एज कंजप्शन इंक्रीज, क्योंकि जो MU होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसकी वजह से ही डिमांड कर्व क्या होता है हमारा, नेगेटिव स्लोप होता है। तो क्या ये सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी हमारा असर्शन क्या आ जाएगा कि A और R दोनों सही हैं एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आगे नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, डिमांड कर्व इज़ वर्टिकल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ जीरो। ओके, बिल्कुल सही है ए तो, कि डिमांड कर्व जब वर्टिकल होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग। तो ए इज़ द राइट, बट रीज़न सही नहीं है, आर इज़ फॉल्स आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए और आर बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द ए। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 66 क्वेश्चन, द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगल हाइपरबोला। बिल्कुल सही है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन ABC इज हायर दैन द रेट ऑफ डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ए और बी दोनों राइट हैं बट आर इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द ए, कि AFC रेक्टेंगल हाइपरबोला की होती है, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बता रहा, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवील प्रेफरेंस हाइपोथेसिस क्लूडेड द स्टडी ऑफ गिवन पैराडॉक्स। तो सही है, ये ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है आर, रिवील प्रेफरेंस हाइपोथेसिस कंसिडर ओनली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फेयर्स गिवन पैराडॉक्स रिलेटेड टू पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो आर क्या है हमारा, सही नहीं है, ए सही है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ए इज़ द ट्रू बट आर इज़ द फॉल्स। ठीक है, ओके, आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।